सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, अगर हम आजकल की हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो मेरी तरह यकीनी तौर पे आप भी हैरानी के एक जोन में चले जाते होंगे कि आप हैरान होते होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, कौन चाहता क्या है। आप तमाम लोग घर में अंदाजे लगाते होंगे, साढ़े पंजाबी से कहते हैं तुक्के मारना, तुक्के मारते होंगे कि इसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके जहन में वो चल रहा है। बेशक नीयतें जो हैं वो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे इक़दामात जो प्रैक्टिकल हमारे इक़दामात होते हैं, जो हमारे अल्फाज होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, वो बहुत सी चीज़ों की कलाई खोल कर रख देते हैं कि आखिर यहाँ पर, और मैं अक्सर क्या कहती हूँ, यहाँ पर चल क्या रहा है, यानी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, कौन किसके खिलाफ क्या साजिश कर रहा है, कौन अपने मुफादात के लिए कितना तड़प रहा है, कौन किसके कंधे को इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसके कंधे पे कौन सी बंदूक रख के चलाना चाहता है, कितनी फायरिंग करना चाहता है। मैं बात कर रही हूँ आजकल की ऑपोजिशन की, जो कि बिल्कुल इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। बजट एक बहाना है, महंगाई एक बहाना है, अवाम की दाद रसी यकीन जानिए एक बहाना है। ये तमाम लोग अपने अपने मुफादात की सियासत कर रहे हैं। ये बड़े मंजे हुए सियासतदान है नाजरीन, काम के लिए नहीं, सियासतदान। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, ज़रा गौर से सुनिएगा। पॉलिटिक्स की टर्म मैंने एक बार प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि पॉलिटिक्स की जो टर्म है, मैं आपसे पूछती हूँ नाज़रीन, पॉलिटिक्स पॉजिटिव आता है जहन में या नेगेटिव आता है? अब बहुत से लोग कहते हैं, मैं आपको ज़रा और क्लियर करके बता देती हूँ कि अक्सर आपके साथ बुरा होता है तो आप एक टर्म यूज़ करते हैं, यार मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो। आप पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही मैं अललान ये कहना चाहूँगी, बड़ी माजरत के साथ और बड़े खुले अल्फाज में कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने इस टर्म को गाली बना दिया, धब्बा बना दिया, नेगेटिव टर्म बना दिया। और जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, किसने बना दिया? क्या आपने बना दिया? आपने कभी सियासत की? क्या मैंने बना दिया? मैंने तो कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उन लोगों ने बना दिया जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिनके पास कुर्सियां आईं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, सब बाग दिखाए, लेकिन कुर्सी आने के बाद, इक़्तिदार आने के बाद, पावर आने के बाद, ताकत आने के बाद उन्होंने बिल्कुल वाकई यू टर्न लिया और उन्होंने बिल्कुल उसके एंटाई, बिल्कुल मुख्तलिफ तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आए कि उन्होंने कोई अपना वादा वफा ना किया। जो हमें बाग दिखाए, सब बाग दिखाए, ख्वाब दिखाए, वो बिल्कुल अधूरे के अधूरे रह गए। और तो और इतनी नेगेटिविटीज़ हमारे सामने आती चली गई कि बहुत से लोग जो बल्कि शरीफुल नफ्स लोग हैं, अपने घरों में बैठे पॉलिटिक्स लफ्ज़ से बाकायदा तौर पे मुतनफ़िर हैं। यकीन जानिए, मैं यकीन के साथ ये बात कर रही हूँ कि बाकायदा तौर पर मुतनफ़िर है। ये मैं कोई तंज नहीं कस रही, ये मैं तंज या नश्तर नहीं बरसा रही तनकीद थी सियासतदानों के मुंह पे। मैं बेसिकली तकलीफ़ का इजहार कर रही हूँ कि ये तो वो टर्म थी सियासत जिसको इबादत कहा जाता है, इबादत, और आप लोगों ने इसको नेगेटिव टर्म बना दिया। आप लोगों ने इतना नेगेटिव कर दिया कि अवाम बेचारी परेशान होकर रह गई है। अब यकीन जानिए, दिल पे हाथ रखे मेरी तरह, आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, और आप में से बहुत से लोग हैं जो अग्री कर रहे हैं मेरे एक एक लफ्ज़ से, मेरे चेहरे के तासुरात से, कि पॉलिटिक्स टर्म को नेगेटिव बना दिया कुछ ऐसे सियासतदानों ने जो सर से पाँव तक खुद गर्जी जैसे मरज़ में मुब्तला हैं। और यकीन जानिए, इस मरज़ का इलाज सिर्फ एक इंसान खुद कर सकता है जब उसको अकल आ जाए, जब वो होश के नाखून ले, या जब उसका सोया हुआ ज़मीर जाग उठे। अब आपके कंधे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, अवाम की टेंशन। एक और सवाल अवाम से पूछूंगी, आपको लगता है 10% पे लगता है कि इन लोगों को आपकी परेशानी खाए चले जा रही है? कि आपको 5% भी इस बात पे यकीन है, मैं अवाम से मुखातिब हूँ, कि ये लोग जो आ रहे हैं बार बार, मरियम नवाज़ को देख लें, मरियम औरंगज़ेब को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, जैसे पीपल्स पार्टी वालों को देख लें, कि अवाम, हाय बेचारी अवाम, हाय अवाम, हाय अवाम, हाय गुर्बत में पिसती हुई अवाम, दाल चीनी आटे के रेट्स मरियम नवाज़ को याद आ गए। अगर ये रेट्स मरियम नवाज़ को पहले याद होते, यकीन जानिए मरियम नवाज़ आप अपोजिशन में ना होती, हुकूमत में होती। आप उस बाप की बेटी ना, 3 बार इलेक्टेड वजीर आजम रहा, 3 बार वो इलेक्ट होकर आया, और उसको ये नहीं पता था कि आलू कितने रुपए किलो मिल रहे हैं। अवाम 22-23 रुपए के आलू ले रही थी, वो 5-6 रुपए के आलू ले रहे थे आपके अब्बा जान। अगर आपको ये रेट्स तब याद होते जब आप लोग इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे,
और अपनी अपनी पॉकेट्स भर रहे थे, खजाने जोड़ रहे थे और पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाने में मसरूफ़ थे। जब आपसे फिर पूछा जाता है, ज़राए आप दिखा नहीं सकते, लहरा देते हैं, साबित नहीं कर सकते, सबूत आप ना दे सकें, जेलों में आप जाते हैं और आप बैठ के फिर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। यानी कैसे लोग हैं आपके, ना आप इधर से हाथ आते हैं ना आप उधर से हाथ आते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ करके रख लेते हैं लोगों को, क्योंकि बेसिकली आप लोग खुद कन्फ्यूज़ हैं। आप लोगों को खुद पता है कि आपके अंदर क्या है, और लेकिन जब आपने जलसे से खिताब करना है, आवाम से खिताब करना है, तो आपने अपना अंदर खोल के नहीं रखना। अब आप कंफ्यूज खुद हैं कि आप जो अंदर से हैं वो आप आवाम के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते। अपनी करतूतें जो एडमिट कर लेना, शायद आवाम क्या चले सच्चा तो था ना, मान तो क्या। अच्छा नाज़रीन, ढिटाई, ये ढिटाई लफ्ज़ आप तमाम लोगों ने सुना होगा। ढिटाई होती क्या है? बहुत ढीठ है जी, बहुत ढीठ है, बहुत ज़िद्दी है, स्टबन है, इस तरह के अल्फाज का आपने अक्सर इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुना होगा। मैंने भी ढिटाई का लफ्ज़ सुन रखा था अपने बचपन से, अब भी मैं अक्सर सुनती हूँ। अच्छा, लफ्ज़ी मायने मुझे पता थे कि आखिर ढिटाई होती क्या है, लेकिन एक होता है ना डिटेल में जाके उसके मायने ढूंढना, या जिसको मैं तशरीह कह दूँ, वो मुझे समझता भाई जब मैंने अपनी आँखों से ढीठों के एक टोले को, एक जिंदा टोले को देखा, जब मैंने अपने कानों से वो जो ढीठों का टोला है उनका झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ सुना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। बल्कि मैं अक्सर कहती हूँ कॉन्फिडेंस इज़ अ पॉजिटिव टर्म। ऐसे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस की टर्म जो ना कॉन्फिडेंस लफ्ज़ के साथ ज़्यादती है। कॉन्फिडेंस की टर्म से बेहतर इनके लिए बेशर्मी की टर्म, इनके लिए टर्म होनी चाहिए ढिटाई की टर्म। और ढिटाई की पीक जोन, वो जोन जिसके ऊपर कोई जोन ही ना हो, ये वहाँ तक दाखिल हो चुके हैं, यकीन जानिए। और ये बहुत बड़ा दिमागी मरज़ है। जब कोई ढीठ हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा दिमागी मरज़ है। इसका इलाज भी बड़ी मुश्किल से होता होगा। और वो क्या, हमारे माशरे में एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि बड़ा ही मुतमईन, वो है बड़ा ही मुतमईन फिल इन द ब्लैंक्स। आप ये खुद ब्लैंक्स को फिल कर लें, क्योंकि मेरा तो एक एक लफ्ज़ पकड़ा जाएगा यहाँ पे। फिर आ जाएंगे लोग सोशल मीडिया पे भी डिफेंड करने के लिए। जो सोशल मीडिया पे जो लोग आते हैं ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए जो लोगों को इस्तेमाल करें, मैं उनके IQ लेवल पे परेशान होती हूँ कि कैसे आप लोग ऐसे लोगों का दिफा करने के लिए आ जाते हैं। हम जैसे लोग जो अवाम की फ़िक्र वाकई हमें खाए चली जाती है, इन सियासतदानों से ज़्यादा मैं यकीन से कहती हूँ कि मुझे अवाम की फ़िक्र होगी। अवाम के लिए बैठ के, मैं खुद अवाम को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं बैठ के यहाँ प्रोग्राम करती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह अवाम अपना कंधा भी देते हैं ऐसे लोगों को इस्तेमाल होने के लिए, और पता है कि ये लोग खुद गर्ज हैं, पता है कि अपने मुफादात की सियासत करें, अवाम के कंधे पे बंदूक रख के महंगाई कार्ड खेलना चाहते हैं और उसको कैश करवाना चाहते हैं, बजट कार्ड खेलना चाहते हैं, इसको कैश करवाना चाहते हैं, अवाम की दादरसी कार्ड खेलना चाहते हैं, इसको कैश करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये अवाम को भी पता है कि वो इनको यूज़ करना चाहते हैं। अब वो जो अवाम है वो सोशल मीडिया पे आके इनको डिफेंड करती है, मैं खुद बड़ी हैरान होती हूँ। और फिर मैं कहूँगी कि मुझे याद आया किसी शख्स का जुमला, कोई शर्म होती है कोई हया होती है। तो ये जो कोई शर्म होती है कोई हया होती है वाले इस भाई साहब का जो क्लिप है ना, वो ज़रा रज़ा चलाइएगा ख्वाजा आसिफ का। मैं क्या कहूँ, तहजीब, तमीज़, सकाफ़त, इन अल्फाज का इस्तेमाल कौन कर रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब। कोई शर्म होती है कोई हया होती है? ख्वाजा आसिफ साहब, आपने लफ्ज़ ज़्यादातर बोला, आज सुनिए, आपकी ज़बान ने ये लफ्ज़ ज़्यादातर अदा किया और हमारे कानों ने सुना कि ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कोई शर्म होती है कोई हया होती है। आज मैं आपको सुनाती हूँ कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है, और आज आप अपने कान खोल के सुनिए ये बात कि वाकई कोई शर्म होती है कोई हया होती है जो आप लोगों को नहीं होती है। किस तरह आके आप इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी ढिठाई से आके ये बातें कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि तमीज़ क्या होती है, तमीज़ का दायरा क्या होता है, सकाफत क्या होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, और यकीनी तौर पर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोगों ने क्या ये ट्रेंड सेट नहीं किया? आपकी जमात शेर वाली पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की एक पुरानी पार्टी जो कि 3 बार आप लोगों को इक़्तिदार मिला, वफाकी लेवल पे आप लोगों ने हुकूमत की। नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। 1990 में वज़ीर आज़म बनते हैं, 1997 में वज़ीर आज़म बनते हैं, 2013 में वज़ीर आज़म बनते हैं। वो नवाज शरीफ साहब आज भी अपनी करतूतों की वजह से जेल में बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में ज़राए लहरा के दिखा रहे थे और झूठ पे झूठ अवाम के सामने भी बोलते चले गए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी बोलते चले गए। ये था तकद्दुस अवाम का, वोट को इज्जत हो, और ये था तकद्दुस पार्लियामेंट का। किसी का तकद्दुस नहीं, किसी का एहतराम नहीं। आप लोगों को अपने मुफादात की सियासत करते हैं, दिखा देने थे ना वो ज़राए फिर कोर्ट में, फिर आप लोग रोते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। अपनी करतूतें, अपने गलत काम, जब उसके लिए सजा भुगतते हैं तो सजा का भी जो इल्ज़ाम है किसी और के ऊपर फेंक देते हैं। बड़े चालाक, बड़े होशियार, बड़े नेगेटिव किस्म के लोग हैं आप लोग, किसी तरफ आते ही नहीं है। दूसरा, आप तमीज़ सिखा रहे हैं, आप तहजीब सिखा रहे हैं, आप सकाफत सिखा रहे हैं, आप सिखाइए, आप बड़े हैं। लेकिन आपके मुंह से बातें सुनते हुए सॉरी टू से
बहुत ही माजरत के साथ ख्वाजा साहब, मुझसे बड़े हैं, मुझे बड़ा अजीबो गरीब सा लग रहा था। इसलिए लग रहा था कि आपने कभी तलाल चौधरी को तमीज़ सिखाई, आपने कभी दानिया अजीज को तमीज़ सिखाई, आपने कभी राना सनाउल्लाह को तमीज़ सिखाई, आपने कभी आबिद शेर अली को तमीज़ सिखाई? और भी बहुत से नाम है, कितने नाम कहें, कितने लेती चली जाऊं। आप उन लोगों को तो तमीज़ सिखा ना सके जो आपके अपने पार्टी के लोग हैं, ट्रेंड सेटर हैं। यकीन जानिए नाजरीन, मुझे अभी तक याद है कि 2013 से 18 तक का जो उनका टेन्योर था, अक्सर हम देखते थे ये 3-4 का टोला आकर बैठ जाता था। उनमें असद उमर साहब के भाई मोहम्मद जुबैर साहब भी होते थे, आपको याद है, ज़रा रिकॉल करें। फिर तो वो सिंध चले गए थे गवर्नर बनने के बाद, तो वो जो टोला था उसमें से एक शख्स जो है माइनस हो गया था और उनकी जगह मेरे ख्याल से ले ली थी मरियम औरंगजेब साहिबा ने। ये तलाल चौधरी, दानिया अजीज, इस टाइप के लोग आते थे और यकीन जानिए ऐसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे कि शायद माएँ अपने बच्चों के सामने से वो चैनल चेंज कर देती होंगी जहाँ पे टोला बैठ के गुफ्तगू कर रहा होता था, यानी तमीज़ सिखा रहा होता था, तहजीब सिखा रहा होता था, सकाफत सिखा रहा होता था। वो वाली तमीज़ जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने किया, वो वाली तहजीब जिसका जिक्र अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने किया, वही वाली सकाफत जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब, वाकई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन बहुत से लोगों को वो नहीं होती है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, ये जो ट्रैक्टर ट्राली ये टर्म्स बोली गई थी, अगर मैं गलत नहीं हो रही, यकीनन मैं गलत नहीं हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब वो आप ही नहीं थे। और आपने खातून को खड़े होकर पार्लियामेंट में इन खताबात से नवाज दिया था। शेर मज़ारी साहिबा उनका नाम था। आपने जब ये बात की थी तब आपकी तहजीब, आपकी जो तमीज़ थी, आपकी जो सकाफत थी, वो कहाँ गई हुई थी? अब आप माइंड करेंगे, आपके सपोर्टर्स आएंगे, वो एहतजाज करेंगे सोशल मीडिया पर कि इस लड़की को तमीज़ नहीं बात करने की। तो ख्वाजा साहब, यकीन जानिए हम आप लोगों का एहतराम करते हैं जब आप लोग वही गलतियां खुद करते हैं और दूसरों को उन्हीं गलतियों पर बैठकर यहाँ पे लेक्चर देते हैं बड़े बड़े। तो तकलीफ़ भी होती है, अजियत भी होती है और कभी कभार यकीन जानिए हंसी भी आती है आप लोगों की मासूमियत पे कि आप लोगों को शर्म का एहसास दिलाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हया क्या होती है, फिर आप लोग खुद ही प्रैक्टिकली वो काम करते नज़र आते हैं। यकीनी तौर पे आप लोग या तो वाकई बहुत मासूम हैं, आप लोगों को वाकई समझ नहीं आती है, या वाकई बहुत डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत जाने के बाद अपोजिशन बेंचों पे बैठना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उन लोगों का हुकूमत करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है जिनको आप कहते थे ये क्रिकेट के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो खिलाड़ी हैं, ये तो इलेक्शन में जीत ही नहीं सकते, तो सियासत में आ ही नहीं सकते। आपको बहुत सी फिक्रें हैं जो खाए चले जा रही हैं। फिर बहुत से लोगों को अपना एहतसाब नज़र आ रहा है, बहुत से लोगों को जेल की हवा अच्छी नहीं लग रही है, बहुत से लोगों को आगे फ्यूचर में भी एहतसाब नज़र आ रहा है। आप लोग दूसरी बात करते हैं कि जी खान साहब आते हैं तो वो आप उनके आने पे ना आने पे तराज़ात कर रहे हैं कि लोग उनको घेर लेते हैं। उनको बोलने कौन देता है ये बताइएगा? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो आ जाएं वहाँ पे, बुलाने का आपको शौक़ है, फिर बोलने में तो देना। फिर आप लोग इतना एहतजाज करते हैं वहाँ पे कि कोई बोल ही नहीं पाता। यकीनी तौर पे आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, यहाँ से भी आप लोग कंफ्यूज है। और फिर आप नौकरियों की बातें करते हैं, जी 10 महीने के अंदर अंदर नौकरियां नहीं दे सकी पीटीआई की गवर्नमेंट, फिर घर नहीं दे सकी। आप लोगों ने 30 साल से आप लोग बुराजमान हैं, इतने साल आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला। चले अवाम तो बात करती हुई अच्छी लगती है, अगेन आई वुड से कि आप लोग ये बात कैसे कर लेते हैं, किस मुँह से कर लेते हैं और वही अवाम कार्ड खेलना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब का क्लिप है हमारे पास, और नाज़रीन नवाज शरीफ साहब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, अगेन मैं कहूँगी मासूम ही थे। फिर मासूम बंदा ये ऐसी बातें कर सकता है अपने ही दौरे हुकूमत में, जब इनके याद है को नाअहल हुए थे ये, और जगह जगह लोगों के साथ अपना जो दिल का दर्द था, गम था, बयान करते फिर रहे थे, पूछते फिर रहे थे क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। और इनकी अपनी पार्टी हुकूमत में थी, इनको निकाला था ना। शाहिद खकान अब्बासी जो है वो इन्हीं की पार्टी के थे जिन्होंने इनके जाने के बाद इनको रिप्लेस किया, वज़ीर आज़म थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अपनी हुकूमत देखें कि क्या क्या बातें कर रहे थे, ज़रा क्लिप देखिएगा। नाज़रीन आप ये मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन है, लाइव प्रोग्राम है, कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं होता। और क्या करें, इनकी बातों पे हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, अजीबोगरीब सी कैफियत है। अवाम भी कंफ्यूज है इनकी बातों से, क्योंकि हमारे डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं कि कभी हमें इन पे गुस्सा आता है, कभी हमें तकलीफ होती है, कभी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है वो अजियत में कन्वर्ट हो जाती है, और कभी दिल चाहता है ज़ोरदार कहका लगाएं इन लोगों की मासूमियत पे। नवाज शरीफ साहब आपकी मासूमियत पे मैं सदके जाऊँ, मैं वारी जाऊँ कि आप अपने ही दौरे हुकूमत में, चले आप नाअहल हुए और ताज़ा नाअहल हुए
हुए थे और पूछते फिर रहे थे अवाम से कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। फिर पता चल गया ना, और फ्रेश नाअहल हुए थे, ताज़ा नाअहल हुए थे। आपकी हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपके अपने बंदे थे जिन पर आपने भी एतमाद का वोट किया होगा, डेफिनेटली एतमाद किया होगा। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके एतमाद के बाद ही आए थे, आप तो किंग मेकर बने हुए थे। मुझे बताइएगा कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या इनसिक्योरिटीज़ थी? आपके चेहरे पे भी नजर आ रही थी, पसीने भी छूटे हुए थे, आपके अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे थे। आप अपने ही दौरे हुकूमत में पूछते फिर रहे हैं कि घर किसके पास है, हाथ खड़ा करें, जिसके पास नहीं है वो भी हाथ खड़ा करें। फिर हमें तो आपने हाथ नहीं दिखाए, जब जिन्होंने हाथ खड़े किए होंगे जिनके पास नहीं थे, शर्म आई थी उनके हाथों की तादाद देख के? कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं थे और घर नहीं थे और उन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं? और नवाज शरीफ जो कि 3 बार वजीर आजम रहा, तीनों अदवार में इन लोगों को जितनी बड़ी तादाद में हाथ खड़ा करे कि घर नहीं है हमारे पास, उनको घर देने का ख्याल ही नहीं आया। और ताज़ा कोर्ट के डिसीजन के बाद, ना अहल होने के बाद जब जेल नजर आई तो पता चला कि घर भी कोई चीज़ होती है। इन लोगों से पूछ ही दिया जाए कि घर किसके पास। आप पूरी स्पीच लिख के देते हैं ना, उस बंदे ने आपके से बड़ी ज्यादती की है। मैं आज अल्लाह कहती हूँ, शायद वो टीवी देख रहा हो, आपको जो लिख कर देता रहा ना नवाज शरीफ साहब, वो भी आपका करीबी, आपका दोस्त नहीं था। पता नहीं वो क्या क्या कुछ आपको लिख कर देता रहा। आजकल भी फारिग ही होगा, जाहिर बात, अब जेल में तो अब तकरीरें करेंगे नहीं। आजकल टीवी देखता होगा, बोल न्यूज़ देखता होगा, ऐसे नहीं चलेगा देखता होगा, हमारे प्रोग्राम्स देखता होगा, सच सुनता होगा, तड़पता होगा, चीखता होगा, दीवारों में टकरे मारता होगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। आपको फंसाने वाले लोग, आप जैसे लोग हैं, आपको फंसाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हैं। ये भी हो सकता है कि सब कुछ जो मैंने बयान किया, आपको तकरीर लिखने वाले सब कुछ ना करता हो सकता है कि आपके भतीजे हमजा शहबाज की तरह खुश होता हो, जिस तरह वो गाड़ी चलाते हुए खुश हो रहे थे, याद है ना आपको? बड़े ज़्यादा वो खुश हो रहे थे, उनके तासुरात जो कैप्चर कर लिए थे। और ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। और मैं यकीन कि मीडिया भी बहुत आज़ाद है कि आप लोगों की पूरी कलई खोल कर रख देता है। इतनी बुखलाहट आपके चेहरे पर कि मैं क्या बोलूँ, शायद आपको खुद भी यकीन नहीं। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी अगली क्लिप से पहले कि 3 बार ये शख्स वज़ीर आज़म रहे। 1990 में बनते, 97 में बनते, 2013 में बनते, 3 बार में घर ना दे सके, सहूलियात ना दे सके। ताज़ा नाअहल होने के बाद, फ्रेश नाअहल होने के बाद आते हैं, जब अपना घर छिन गया तो याद आए कि किसके पास घर नहीं है, चौथी बार इक़्तिदार मिलेगा तो ये सब कुछ बना दूंगा। शर्म तुमको मगर नहीं आती, यही कहूँगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्लिप है, ज़रा वो भी सुनाइएगा, फिर ज़रा उनको भी जवाब देती हूँ। इंतज़ार शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो इंतज़ार है ना वो तो आप लोग नहीं कर सके। आपने झूठ बोला, आपने अपने ताहयात कायद जिनका नाम है हज़रत मियाँ नवाज शरीफ, मैं एहतरामन उनके नाम के साथ हज़रत लगा रही हूँ, मेरी क्या मजाल कि मैं उनके बारे में हज़रत ना बोलूँ। हज़रत मियाँ नवाज शरीफ साहब से झूठ आप लोगों ने बोला जब आप लोगों ने कहा कि आ जाएं। बिल्कुल सही कहते हैं, बड़े स्मार्ट थे वो, 3 बार ऐसे तो वज़ीर आज़म नहीं बन गए थे। इतने स्मार्ट थे कि आपने जो सब्ज़ बाग दिखाए कि आइए वापस आइए, लश्कर तैयार है, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। फिर इस्तकबाल करने के लिए कोई ना पहुंचा, सगा भाई निका परा नहीं पहुंच सकिया। पाकिस्तान में जो लाहौर का एयरपोर्ट था उथे नहीं पहुंच सके शहबाज शरीफ, निक्का परा वो नहीं जा सके। एंड टाइम पे आप लोगों ने यू टर्न ले लिया। फिर आप लोग इल्ज़ामात की बुछाड़ जो हैं वो करते रहे एक दूसरे पर, किसकी वजह से नहीं जा सके, और रुकावटें थी। और नाज़रीन, वही लोग थे जिन्होंने अदालतों पर भी हमले करने के लिए आप लोगों को मशवरे दिए थे। नवाज शरीफ साहब को याद है, और क्या कहते थे कि हम आपके साथ हैं, अवाम आपके साथ है, मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। फिर एंड में कदम पीछे यही लोग ले गए। मियाँ साहब कदम बढ़ा के आगे आ गए, और जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नजर ही नहीं आया। जब पीछे मुड़ के देखा तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब नजर नहीं आए। पीछे मुड़ के देखा तो अपना सगा भाई नजर नहीं आया। बहुत से लोग खुश थे कि मियाँ साहब तो आगे हमारी बातों में आके, अब आगे आके यही सब कुछ होना था ना, कोई लश्कर नहीं था। मियाँ साहब को वाकई पर डिप्रेशन होगा ना, मियाँ साहब वाकई बड़ा कुछ सोच कर वहाँ से आए थे कि मैं आऊँगा तो पता नहीं पूरी पाकिस्तान की अवाम उमड़ कर आ जाएगी अपने कायद का इस्तकबाल करने के। सताहयात कायदे मुस्लिम लीग नून के नहीं, पूरे पाकिस्तानी कौम के थे, आ जाएगी अवाम, लेकिन कुछ ना हो सका। अरमानों पर पानी फेर दिया आप लोगों ने। अब आप लोग बैठते हैं, पता नहीं शायद जस्टिफाई करते हैं मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं। और मुझे ये भी एक पॉइंट ज़हन में आ रहा था कि ये तो पाकिस्तान के तो तैयब उर्दवान बन नहीं सके, बल्कि अपनी जमात के भी तैयब उर्दवान नहीं बन सके। और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है ना, इनके चेहरे को ज़रा नाज़रीन गौर से देखिए। ये फुटेज चल रही है ना रज़ा, साथ साथ टीवी पे देखिए ज़रा, जिस विंडो में आपको नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरे पर शर्मिंदगी नज़र आ रही है आपको। साथ जो ख्वाजा आसिफ बैठे वो जहन में यही सोच रहे हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। शायद खाकान अब्बासी तुम्हें भी देख के लग रहा है कि तुम्हें शर्म हया आ रही है। बेसिकली ये लोग कहते हैं, साढ़े पंजाबी से कहते हैं ज़रा, वो क्या कहते हैं, गोंगलू तो मिट्टी चाड़ना, यानी जो काम आप कर नहीं सके, आप मिट्टी झाड़ रहे हैं, आप गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। ये लोग बेसिकली अब नवाज शरीफ के ताने खाते हैं।
नवाज शरीफ इनसे नाराजगी का इजहार भी करते हैं बंद कमरों में। ये बेसिकली नवाज शरीफ को अब इम्प्रेस करना चाहते हैं और जो ये उसके लिए नहीं कर सके ये उनको बेसिकली उनको जेल में देख के मुतमईन होते हैं। ये अंदर की बात है, लेकिन अब ये बेसिकली उनको अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको यकीन दहानी करवाने की कोशिश करते हैं कि हम आना चाहते थे। अगेन आई वुड से कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ना क्या होता है, यहाँ पे वो एग्जाम पंजाबी की फिट आती है। अब ये लोग शर्मिंदा हैं, इन लोगों को समझ नहीं आती कि हम कैसे फेस करें। बेसिकली जो मियाँ साहब है उन्होंने दिल पे लिया और मियाँ साहब की नफ्सियात वाकई मुतासर हुए। मियाँ साहब ने वाकई पता नहीं क्या कुछ सोचा, वहाँ से चले और यहाँ पर आ गए, लेकिन आगे वालों ने हाथ ना पकड़ाया, आगे वालों ने कदम बढ़वा के मियाँ साहब को बेटी समेत खुद पीछे चले गए और उसके बाद अब ये मियाँ साहब के सामने बैठते हैं अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए। लेकिन जो वक्त चला गया वो तो चला गया। शायद खकान अब्बासी साहब, जो एतमाद टूट गया वो तो टूट गया। अब आप लोग यहाँ बैठ कर लंबे लंबे खुतबे दें, लंबे लंबी बातें करें, लंबे लंबे खिताब करें, लंबे लंबे अल्फाज बोलें या बैठ के आप कुछ भी करें, अब मियाँ साहब तो आपसे नाराज और नाला रहेंगे। और अवाम का कंधा इस्तेमाल करने से पहले 2 बार 4 बार ज़रूर सोचिएगा। अवाम अब आपके हाथ नहीं आने लगी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। कि राना सनाउल्लाह साहब है नाजरीन, वो क्या कुछ कहते हैं और अपना माजी भूल जाते हैं और ज़मीर की बातें करते हैं। ज़मीर क्या होता है? राना सनाउल्लाह साहब, आपके पास वाकई ज़मीर है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि मंजर आम से अचानक गायब हो जाते हैं। कोई वुज़रा होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे वज़ारतें तक छीन ली जाती हैं, लेकिन उनके जो चुटकुले की सेंस है या बातों के तड़का लगाने की सेंस है, तंज के जो नश्तर बरसाने की सेंस होती है या फिर किसी को आईना दिखाने का अंदाज़ है, वो हमेशा जुदा ही रहता है। मैं बात कर रही हूँ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की। उन्होंने गुफ्तगू की हमजा शहबाज को किस तरह आईना दिखाया है। क्लिप है हमारे पास रज़ा फ़याज़ुल हसन चौहान का, ज़रा चलाइएगा। चलें, जो भी बात है ना नाजरीन, हम किसी की जब बुरी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और न्यूज़ चैनल में जब हम बड़े जस्टिस के साथ काम करते हैं, जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को, बगैर किसी से लफाफा पकड़े, बगैर किसी की बात सुने और बिल्कुल हकीकत जो कलई खोल के रख देते हैं आपके सामने, जैसी खबर होती है वैसी पहुंचाते हैं। लेकिन जहाँ पे किसी की तारीफ बनती है, 100 इख्तलाफात तो मुझे चौहान साहब से, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि इनके जो चुटकुले छोड़ने की सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, बात से बात निकालना, मज़ा क्रिएट करना और सीरियस सिचुएशन में भी ऐसी बात कर देना कि तमाम जो सहाफ़ी, आप देखिए जो इर्द गिर्द चेहरे खड़े होते हैं वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक कैफियत ये क्रिएट कर देते हैं और ऐसा समा बांध देते हैं। देखिए जी किस तरह उन्होंने आईना दिखाया, तो उस पर मुझे एक लफ्ज़ याद आया, एक जुमला याद है कि जैसे को तैसा के फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमजा शहबाज को आईना दिखा दिया अपने एक मखसूस अंदाज में और एक तड़का लगा दिया। और साथ ही मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो ये कहते हैं कि जी खाने पीने का सामान मंगवा लिया, बिस्किट, पेस्ट्री, चाय का सामान मंगवा लिया। चलिए वो तो ज़रूरत है ना, पेट साथ लगा हुआ है तो तमाम ये पेट के लिए तो सब कुछ करते रहे कि पेट की आग बुझाते रहे और किसी तरह इतना कुछ करते रहे, इतना कुछ करते रहे, इतना कुछ करते रहे। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा भी लालच हो जाए, बहुत ज़्यादा हवस हो जाए, फिर एंड में यही रिजल्ट्स निकलते जो आप लोगों के सामने हैं। अब तहकीकात भुगतते फिर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। रिमांड की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि तहकीकात में ताउन नहीं करते हैं, सच नहीं बोलते हैं, वहाँ भी झूठ पे झूठ, गुमराह पे गुमराह करते हैं, वहाँ भी इल्ज़ामात की बुछाड़ करते रहते हैं। तो फिर ऐसा तो होगा, ऐसे कामों में इस तरह होता है, इस तरह के कामों में। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि चले खाने पीने की अशिया तो ज़रूरी हैं, खाए पे बगैर कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तहकीकात के लिए वहाँ जाना या जेल में जाने का मकसद मतलब ये नहीं होता कि आप खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स, मेकअप का सामान, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई खातून मेकअप का सामान मंगवाए, लेकिन एक मर्द क्या मेकअप का सामान मंगवाए? वो मेकअप का जो एक जहेज वहाँ पे जा रहा था जेल में, उस पर तबसरा किया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। साथ ही सर आपने मच्छरों की बात कर दी कि आपने हबीब जालिब का हवाला भी दे दिया और आपने कहा कि ऐसे ऐसे मच्छर होने चाहिए, जेल ऐसी जेल काटें। तो मच्छर अगर वहाँ पे आ गए, खुदा का खौफ करें, उन्होंने मच्छर भी कहना है कि साजिश थी किसी की, किसी ने वो मच्छर बाकायदा वहाँ पे भेज दिया कि जाओ और हमजा शहबाज को ही जाके काटो। ये भी किसी की साजिश है, किसी मखलूक की साजिश है, किसी ना किसी की साजिश है। तो इस तरह की बातें फिर आपको सुनने को मिलेंगी। साथ ही आप हबीब जालिब की बात करें तो बाप में जब हबीब जालिब आ जाता है, शहबाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, और इतने ज़्यादा वो खिताब करते करते जोश में आ जाते हैं, जोश खिताबत का ये एक आलम होता है कि वो माइक तक हिला के रख देते हैं, माइक तक को तोड़ कर रख देते हैं। तो फिर बेटे में अगर फैज़ अहमद फैज़ आ जाए तो क्या गलत है? अब्बा जी में हबीब जालिब आ जाए, बेटे में फैज़ अहमद फैज़ ना आए, तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। खैर हम आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ज़मीर की बातें कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? ज़मीर। ज़मीर के लफ्ज़ी मायने नाज़रीन आपको आते हैं?
तशरीह भी आप कर सकते हैं और डिटेल उसका मीनिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि आखिर ज़मीर होता क्या है। राना साहब, ज़मीर आपका जिंदा है? ज़रा पहले क्लिप चलाइएगा रज़ा, फिर हम बात करते हैं राना सनाउल्लाह से। यानी इनडायरेक्टली इन्होंने ये धमकी लगा दी, तड़ी लगा दी, अवाम को बता दिया कि ये तमाशा लगाने की प्लानिंग करते हैं, तमाशा लगाना चाहते हैं, बजट बहाना है, महंगाई बहाना है, अवाम की दाद रसी बहाना है, अवाम की तकलीफ, हम अवाम की तकलीफ में मारे चले जा रहे हैं, सब कुछ बहाने हैं और अवाम को ये बहाने समझ आते हैं। बेसिक मकसद है तमाशा लगाना, बेसिक मकसद है पाकिस्तान को जाम करना, बेसिक मकसद ये कि सड़कों पर आना, तमाशे लगाना, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क मजीद करना, कुछ तो करके चले गए अपने दवार में कर्जों के पहाड़ तोड़ के। और जब अब आने की स्ट्रैटेजी आ रही कि कर्जे उतारने कैसे, अब ये आना चाहते हैं मुल्क को और सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। निज़ाम इनके मुताबिक वाकई नहीं चलेगा क्योंकि इन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियां नहीं मिली हैं, मज़े नहीं ले पा रहे हैं। एहतसाब इन तमाम लोगों को नजर आ रहा है और ऐसे ऐसे जजेस नजर आ रहे हैं जो उनकी कॉल्स भी नहीं उठाते हैं, इनके मैसेजेस की रिप्लाई भी यकीनी तौर पर नहीं करते होंगे, ना इनको एनआरओ का कोई चांस नजर आ रहा है, ना कोई डील मिलती नजर आ रही है, ना कोई ढील मिलती नजर आ रही। तब भी इन लोगों की ये सिचुएशन है। जरा देखें तो सही है, इनको देखें जरा कि किस तरह ढिठाई के साथ ये राना सनाउल्लाह साहब, ये चश्मा पहन के, चश्मा तो उतार देना था ना, ये नजरें नहीं मिला सकते अवाम से, ये धूप भी कोई बहाना है मेरे ख्याल से, नजरें नहीं मिला सकते। जमीर की बात आप करते हैं राना सनाउल्लाह साहब, तब देखिए जमीर, नाजरीन क्या जमाना आ गया कि जमीर लोगों के जगाएगा वो शख्स जिसका अपना जमीर मर चुका था जब ये था वजीर कानून पंजाब। बात कर रही हूं मैं राना सनाउल्लाह साहब की, और लिटरली जान हथेली पे रख किस तरह के लोगों की हम बात करते हैं, इस तरह के लोगों की बात करते हैं जिनकी नाक के नीचे, जिनकी शह पर बंदे मारे जाते हैं। यहाँ पे कौन महफूज है? महफूज कौन है? ये जो वजीर कानून थे पंजाब के, कानून वजीर। आप देखिए कि वजीर कानून का मतलब है कि आपने प्रोटेक्शन देनी लोगों को, आप लॉ मिनिस्टर हैं, आपके नीचे पूरा कानून का इदारा आता है, लेकिन आप लोग ही 69 लोगों पे गोलियां बरसाते रहे। मुझे ये बताइएगा जब सानिया मॉडल टाउन पेश आया था, याद है आपको? रात को ख्वाब भी आते होंगे, परेशान भी होते होंगे, ये सारा जमीर ही मर चुका। लोगों के जमीर जगाते जगाते अपना जमीर पूरा सो गया, पूरा मर गया राना सनाउल्लाह साहब। सानिया मॉडल टाउन जब पेश आया था, हामला खवातीन पर गोलियां चलाई गई थी, 69 लोगों को शहीद किया गया था। वहां पर क्या कोई दहशतगर्द आ रहा था? क्या कोई इंडियन कोई एजेंट आपको पता चल गया था कि वहां पर एंटर हो रहा है? कि पूरे लाहौर के जो थाने की पुलिस थी, एसएचओस थे, डीएसपीस थे, एसएसपीस थे, एसपी ऑपरेशन थे, डीआईजी थे, वो तमाम लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। कौन आ रहा था वहां पे? क्या होने क्या जा रहा था वहां पे? कि आप लोगों ने पूरे पुलिस के जो लाहौर के जो थाने थे वहां से पुलिस को वहां पे इकट्ठा कर लिया था। फिर आप लोग इतनी देर तक यही सियासत खेलते रहे कि इतने नहीं मरे, उतने मरे, उतने नहीं मरे, उतने मरे, एक भी मरा तो कौन था जिम्मेदार? आप लोगों ने जवाब देना है। और अगेन आई वुड से कि ये लोग हैं जिनको शर्म वाकई नहीं आती। लोगों का ज़मीर जगाएगा वो बंदा जिसका अपना ज़मीर मर चुका था जब ये सानिया मॉडल टाउन पेश आया था। पहले उसका जवाब दें। तलवार लटक रही है आपके सर पे और ज़मीर तो उनका बड़ी दफ़ा मरता है। जब सानिया साहिबाल हुआ था नाजरीन, कोई भी तनकीद करता, हम लोग बैठे हैं तनकीद करने के लिए, वो लोग तनकीद करते जो खुद दूध के धुले थे। ये राना सनाउल्लाह साहब सानिया साहिवाल पे भी बड़े बड़े तबसरे कर रहे थे चैनल्स पे बैठ के। ये राना सनाउल्लाह साहब पता नहीं किस मुंह के साथ, किस ढिठाई के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ आए और सानिया साहिवाल पे मुतालिबात कर रहे थे कि ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। अपना सानिया मॉडल टाउन ये भूल चुके थे। इनके लिए तो शायद ये भी काम है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कुछ और कहने की जरूरत। अगर आइएगा रज़ा, मुफादात का आप देखें कि क्या इनका आलम है कि इतनी मुफाद परस्ती, इतनी खुद गर्जी, इतना कुर्सी का लालच, इतनी इक़्तिदार की हवस कि आप देखें कि जब अपनी बारी आती है सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करवाने चले जाते हैं और उसी मुंह के साथ कहते हैं कि हम अदलिया का और अदलिया के डिसीजंस का एहतराम करते हैं। हर डिसीजन के खिलाफ आते हैं सड़कों पर पूछने की कि क्यों हुआ। याद है ना नवाज शरीफ सब कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन साथ ही कहते हैं कि हम जो हैं हम एहतराम करते हैं अदालतों का। जब अपने मुफाद की सियासत करें तो भुट्टो को गद्दार वतन करार दे देते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद किए, ये किरदार कुशी तक करते रहे। आज उन्हीं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे के साथ ये हाथ मिलाते दिखाई देते क्योंकि मकसद एक है, मुफाद एक है। तकब्बुर की बात की नाज़रीन, बड़ा गहरा पॉइंट रेस करने लगी। उससे पहले कि मैं बात करूं, इमरान खान भी कह गए ज़रा जोश खिताबत में। पहले तो ये डिसाइड करें कि वो इमरान खान है या इमरान नियाजी हैं। आपके वो हमजा शहबाज बड़े आराम से कहते हैं इमरान नियाजी, आपने आज इमरान खान तो चले उनको एडमिट किया, फिर बाद में आपको होश आया, आपने कहा नहीं इमरान नियाजी। एक चीज़ डिसाइड कर लें। दूसरी बात तकब्बुर की आप बात करते हैं कि तकब्बुर है। नाज़रीन, हम तकब्बुर किसको कहते हैं? गुरूर को कहते हैं कि आपकी गर्दन में सरिया है। पंजाबी से कहते हैं ना तोन च सरिया है। वो जो गर्दन में सरिया होता है वो कब आता है? ज़रा आप सोचिए। ये लोग करते होंगे राब्ते कि हमें एनआरओ चाहिए, हमें डील चाहिए, हमें डील चाहिए, जैसे कि दावा करते हैं हुकूमत के लोग।
हुकूमत में बैठे हुए लोग ये दावा करते हैं कि ये हमसे, ये शेख रशीद साहब ऐसे दावे कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि ये जी डील के चक्रों में हैं, ये लोग हाथ मिलाने के चक्रों में हैं, ये एनआरओ के चक्रों में हैं। अब होता ये होगा कि आगे से सामने वाला बंदा इनको हाथ नहीं पकड़ाता तो तभी तो तकब्बुर है। अगर तो इनको एनआरओ दे दिया जाए, इनकी बात सुन ली जाए, इनकी बातों पे कान धर लिए जाए, इनके साथ डील हो जाए या इनको किसी तरह की ढील दे दी जाए, तो फिर तकब्बुर के लफ्ज़ का इस्तेमाल क्या राना सनाउल्लाह ये काला चश्मा पहनकर यहाँ पर करते, ये बड़ा गहरा पॉइंट है। और ऐसे लोगों की वजह से इन लोगों को यकीन जाने मुखालिफिन की, दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग वहाँ बैठ के कोई ना कोई बात ऐसी कर हैं कि अपने, वो पंजाबी में कहते हैं अपने पोल या खोलन बह जाते हैं, अपनी बातें खोलना शुरू कर देते हैं। तकब्बुर का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया, यकीनी तौर पर आप लोगों को तकब्बुर किसी ने दिखाया। और जो मैंने अब आपको पूरा एनालिसिस दिखाया नाजरीन, इसको अब जरा गौर से सुनिएगा कि दोबारा सुन लीजिएगा कि तकब्बुर का लफ्ज़ ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला इनको एटीट्यूड दिखाता है, सामने वाला इनकी बात पे कान नहीं धरता है, सामने वाला इनकी एनआरओ की, इनकी जो डील की ऑप्शंस हैं उनको अवेल करने वाली साइड पर नहीं आता है और वो वहाँ पे डटा हुआ है। जैसे कि कौम के सामने भी खिताब करके उसने बोला, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो तकब्बुर का लफ्ज़ जो आपने बोला ना राना साहब, इसको तो ज़रा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर क्लियर कीजिएगा इसी काले चश्मे के साथ, ताकि आपको आवाम को फेस ना करना पड़े और आंखों में आंखें डाल के बात ना करनी पड़े। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। कल होगा पाक भारत टाकरा इंशाल्लाह। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।